नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। बच्चों, यह आपकी ट्रेड ITES से संबंधित जॉब रोल है, जिसमें आप लोग कक्षा 10वीं के बाद आप लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, NSTC के माध्यम से दिया जाएगा। बच्चों, सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, क्योंकि आप लोगों की ट्रेड में सबसे पहली क्लास है, तो इसलिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर हम यह सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं और यह सब्जेक्ट पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर इसका हम कौन सा इकाई है जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकाई 1 ITES उद्योग का परिचय। लेकिन बच्चों, इसके पहले हम देख लेते हैं कि आपकी ट्रेड से संबंधित ओवरव्यू क्या है या इसका आउटलाइन क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रस्तावना कि आप यह सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक के बारे में। यह जो आप लोगों के पास पाठ्यपुस्तक है, यह किस चीज़ से संबंधित है और इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर के लाभ, चूँकि आप सभी बच्चे ITES की क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम IT का या कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानोगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसा दिखता है एवं उसमें कौन कौन से भाग होते हैं जो हम उपयोग करते हैं। साथ में हम इसमें जानेंगे IT और ITES क्या कहलाता है। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कार्य और शिक्षा के माध्यम से स्कूल के ज्ञान को बड़ी आसानी से छात्र की स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ा जा सकता है। इससे किताबी विद्या से हटकर स्कूल, घर, समुदाय और कार्यस्थल के बीच का अंतर मिट जाता है। NCF 2005 में उन सभी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण VET, इसका मतलब होता है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रस्तावना में आपको बताया गया है कि आप जो काम करते हैं और आपको स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, तो आपके काम और आपकी शिक्षा को आपस में जोड़ करके और किस प्रकार से उसे आपके जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में यह किताब या यह ट्रेड बनाई गई है। यहाँ हम किताबी विद्या से हटकर यहाँ हम बुक्स के माध्यम से जो हमें विद्या दी जाती है, उसको उपयोग करके अपने स्कूल में, अपने घर में और अपने समुदाय और अपने कार्यस्थल के बीच में जो भी अंतर है, उसको हम किस प्रकार से मिटा सकते हैं, या फिर यह कहें कि हम अपने ज्ञान के साथ साथ अपने कार्य को किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। खास तौर पर इसके लिए यह सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के माध्यम से और भी बल दिया गया है, जो या तो अपनी स्कूली पढ़ाई बीच में रोककर या इसे पूरा करने के बाद व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से अतिरिक्त कौशल हासिल करना चाहते हैं और या फिर अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं। VET से एक अंतिम या अंतिम आश्रय विकल्प के स्थान पर एक वरीयता प्राप्त और प्रतिष्ठित विकल्प प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि VET क्या है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बच्चों, यहाँ पर VET हम किसी भी एक विषय में पारंगत होते हैं, किसी भी एक अपनी स्कूली शिक्षा, जो हमारी सामान्य शिक्षा, जो हमारी जनरल एजुकेशन होती है, जो हम 9वीं से शुरू करते हैं, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान
या अन्य कोई विषय लेते हैं और उसके स्थान पर, या जैसे कि आप हिंदी या फिर आप संस्कृत के स्थान पर वोकेशनल सब्जेक्ट को चुनते हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट चुनने के बाद आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो इसमें आपको स्कूली शिक्षा के साथ साथ आपको व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान होता है और जिसका उपयोग करके सबसे पहले तो आपके अंदर एक अतिरिक्त कौशल आता है, एक एक्स्ट्रा स्किल्स आती है और उसके बाद यदि आप कहीं आपके पास ऐसी कोई समस्या होती है कि आप कक्षा 10 के बाद या कक्षा 12वीं के बाद आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके लिए आप जो अभी वोकेशनल एजुकेशन या फिर जो आप व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ रहे हैं उसका उपयोग करके आप अपने जीवन में कुछ काम कर सकते हैं। आप कहीं पर कंप्यूटर की शॉप खोल सकते हैं, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री या किसी कहीं पर कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रोज़मर्रा का जो खर्चा होता है या आपकी जो आजीविका आप कमाना चाहते हैं वह आपको मिलती है। तो बच्चों, इसके माध्यम से आपको एक अतिरिक्त कौशल प्राप्त होता है और जब आपके पास कोई अतिरिक्त कौशल होगा, कोई एक्स्ट्रा आप काम भी कर सकते हैं। VET से एक अंतिम या फिर अंतिम आश्रय विकल्प के स्थान पर एक वरीयता प्राप्त और प्रतिष्ठित विकल्प प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। तो बच्चों, जब हम वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उपयोग करते हैं तो इससे हमें वरीयता दी जाती है, इससे हमें प्रायोरिटी दी जाती है और हम कहीं पर भी काम करने के लिए चुने जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारी पाठ्यपुस्तक में क्या बताया गया है। तो IT ITES क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत और विदेशों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है। दुनिया भर के विभिन्न डोमेन में बढ़ते व्यापार अवसरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी का बड़े पैमाने पर हस्तांतरण होता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि IT और ITES, इसके बारे में अभी हम आगे देखने वाले हैं। क्योंकि आप लोग 9वीं क्लास के बच्चे हैं तो यह चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होंगी, जिसको समझने में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप बस वीडियो को देखते रहिए और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए, जो आप लोगों को यह चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप लोगों को शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आगे चल के यह चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो बच्चों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि IT ITES क्षेत्र बहुत तेज़ी से हमारे भारत देश में और अन्य देशों में भी बढ़ रहा है। साथ साथ में इसका जो उपयोग है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि आज आप लोग देख रहे होंगे IT, इसको मैं शॉर्ट में अगर समझा दूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, यह वह चीज़ें होती हैं जो डिजिटली के माध्यम से होती है। जैसे कि आप कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से चीज़ें करते हैं, तो यह हम देखते हैं कि पूरे भारत देश में आज जो काम होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटली माध्यम से होता है। साथ साथ में विदेशों में भी जो पूरा काम होता है, चाहे वह आपका अस्पतालों का काम हो, चाहे वह बैंकों का काम हो, चाहे वह रेलवे स्टेशन का काम हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का काम हो, पूरा का पूरा काम आज IT के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो यह बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक क्षेत्र है और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में आज व्यापार बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि हर जगह अब व्यापार ग्रोथ कर रहा है। धीरे धीरे लोग अपना खुद का व्यापार शुरू कर रहे हैं। तो जो भी लोग व्यापार शुरू करते हैं वह भी अब डिजिटल माध्यम से जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने व्यापार को चलाने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करना पड़ता है या फिर कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है। साथ साथ में यह सूचनाओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, यदि हमें कहीं पर मैसेजेस या कुछ डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो उसके लिए भी आज हम कंप्यूटर या फिर IT का उपयोग करते हैं। इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा के उचित प्रबंधन के लिए एक बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण किया जाता है। कंपनियों को भी अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया को आउटसोर्स करना होगा। इस क्षेत्र में कई छोटी और बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रवेश के साथ साथ IT उद्योग में तेज़ी से विकास के कारण विभिन्न जॉब भूमिकाओं जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की काफ़ी मांग हो गई है। तो बच्चों, यदि हम देखेंगे कि व्यापार बढ़ रहा है, कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें
लोगों की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि जब कोई व्यापार बढ़ता है और वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें किसी न किसी ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ऑपरेटर नहीं होगा तो कंप्यूटर चलाएगा कौन। तो आज हम ऐसा देख रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर जब व्यापार बढ़ रहा है, एक बड़े पैमाने पर जब कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है तो हमें कई सारे लोगों की आवश्यकता भी इसके लिए पड़ती है। और यदि हम कौशल या फिर स्किल्ड नहीं होंगे या प्रशिक्षित नहीं होंगे तो हम किसी भी काम के नहीं होंगे और हम वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से प्रशिक्षित हों, हम पहले से तैयार हों कि यदि हमें कहीं पर किसी कंपनी में या कहीं किसी जगह पर यदि हमें कोई काम मिल रहा है तो सबसे पहले तो हमें वह काम आना चाहिए। इसीलिए आज आप यह सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि हम आज आईटी में प्रशिक्षित होते हैं, कंप्यूटर में प्रशिक्षित होते हैं, तो आगे जब हम 10वीं या 12वीं क्लास के बाद किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो हम कम से कम वहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं और उस कंपनी को आगे बढ़ाने में हम भी सहयोगी बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेटा का विश्लेषण करना आना चाहिए, हमें किस प्रकार से डेटा को प्रविष्ट करना है, किस प्रकार से डेटा को कंप्यूटर में फीड करना है, किस प्रकार से हम किसी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं ITITES इंडस्ट्री में घरेलू डेटा एंट्री करने वाले कर्मियों को डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, जो व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में जाते हैं और वह एंट्री का काम करते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं, तो उनको हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, या यह कहें कि उनकी जो पोस्ट होती है उसको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है। ये व्यक्ति दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रदान करने और प्रति घंटा के आधार पर काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों, यह जो लोग होते हैं या तो यह डेली बेसिस पर काम करते हैं, इनको प्रतिदिन की तनख्वाह दी जाती है, या फिर इनको प्रति घंटे की तनख्वाह भी दी जाती है। वे क्लाइंट साइट से कार्यालय साइट या इसके विपरीत डेटा की इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टि के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। बच्चों, या तो वे किसी क्लाइंट के माध्यम से कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको कहता है कि आपको यह डेटा प्रविष्ट करना है या आपको यह डेटा फीड करना है, तो इस प्रकार से हो सकते हैं, या फिर किसी कार्यालय में बैठकर भी यह काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य संगठन के आकार और संरचना के आधार पर भिन्न होते हैं। इस जॉब के लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं के साथ साथ डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों और आईटी पहलों के बारे में अद्यतन जानकारी होनी चाहिए। व्यक्ति को तेज और सटीक टाइपिंग या डेटा एनकोडिंग पता होनी चाहिए। इस कार्य में कंप्यूटर पर काम करना और कंप्यूटर से डेटा का पुनर्प्राप्त करने जैसे विभिन्न मुद्दों के बारे में सटीक डेटा दर्ज करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर शामिल हैं। बच्चों, जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, जब हम किसी कार्यालय में या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, हमें टाइपिंग आती है या नहीं आती है, हम डेटा को इनकोड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हमें किस काम के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, किस हार्डवेयर का उपयोग करना है। यह चीज़ें यदि हमें आती हैं तभी हम कुशल या फिर स्किल्ड माने जाएंगे। तो इसके लिए हमें काम करने, इसके लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। और यदि हम इस जॉब रोल के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं तो यह चीज़ें हमें पढ़नी होंगी और इसके लिए हमें स्किल्ड होना होगा। चलिए बच्चों, आप देख लेते हैं कि आज आपके पास बुक है, इसमें कौन कौन सी इकाइयां हैं और कौन कौन सी इकाई में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली इकाई आती है एक, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं ITITS क्षेत्र के विभिन्न करियर के अवसरों की व्याख्या। दूसरी इकाई आती है जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं टाइपिंग ट्यूटर का उपयोग करके टाइपिंग कौशल सीखना। एवं तीसरी इकाई में आप लोग पढ़ने वाले हैं बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार से हम कुशल बन सकते हैं, या यह कहें कि बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम इकाई 3 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इकाई 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक स्प्रेडशीट के बारे में,
जहां हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम गणनाएं करते हैं, किस प्रकार से हम किसी लिस्ट का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से हम किसी टेबल का निर्माण करते हैं। यह हम इकाई 4 में पढ़ने वाले हैं। इकाई 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन, जहां हम लोग किसी छोटे प्रेजेंटेशन को बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम कक्षा 10 में उसी प्रेजेंटेशन को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं या उसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन। आज के दौर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT आधुनिक समाज की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक बन गई है। आज के डिजिटल युग में हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए मोबाइल उपकरणों का उपयोग करते हैं। डिजिटल उपकरणों के बिना किसी भी कार्य के बारे में सोचना मुश्किल है। बच्चों, ICT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि आज जिस तरीके का समय चल रहा है, उस समय में हमारा जो आधुनिक समाज है वह अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार से डिजिटल युग से जुड़ गया है और हमें अपने दैनिक जीवन में किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वह आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करते हैं, उसके लिए हमें मोबाइल उपकरणों का उपयोग या फिर डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। और इसके बिना आज हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम कहीं पर किसी काम को करना चाहते हैं तो इसके लिए आज हम हर जगह पर कंप्यूटर या फिर मोबाइल का उपयोग करते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी या फिर IT दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में से एक है, जिसमें वांछित पैटर्न में विभिन्न स्तरों पर सूचना के आसान प्रवाह की परिकल्पना की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं या फिर ITES, जिसको फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, जिसको हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं कहती हैं। क्षेत्र की सफलताओं ने न केवल हमारे देश को दुनिया के देखने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर ITES ने हमारे देश को आज एक आर्थिक गतिविधि या फिर किस प्रकार से हमारा देश आर्थिक मोर्चे पर आज दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में बताया गया है। बच्चों, आज हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है और उन कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए या फिर उस क्षेत्र को ऑपरेट करने के लिए आज हम ITES के माध्यम से वहाँ पर सेवाएं लेते हैं या फिर देते हैं। बच्चों, यदि हम बात करें कि आज दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनियां कौन सी हैं या कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें सबसे तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो वह है IT कंपनियां। आज हम जैसे कि बात करें गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इस तरीके की अनेकों कंपनियां हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हैं और आज टॉप में यही सभी कंपनियां आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बच्चों, यह कंपनियां अपनी आर्थिक गतिविधियों को दिन ब दिन बढ़ा रही हैं, साथ साथ में यह पूरे देश में अपने आपको फैलाए हुए हैं और पूरे देश में, पूरे दुनिया में यह काम कर रही हैं। बच्चों, यहाँ सूचनाओं को आसानी से भेजने के लिए, आसानी से प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है और जब सूचनाओं को हम आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रवाह कर सकते हैं तो इसके लिए हम इन IT कंपनियों का उपयोग करते हैं। बच्चों, जब हम किसी क्षेत्र में, किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, कई सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो हमें कंप्यूटर की सेवाएं प्रदान करने के लिए नौकरियां देती हैं। बच्चों, और इस तरह की कंपनियां जब आज सफल हो रही हैं तो इसके लिए हमारे देश की ओर जो अन्य देश हैं वो किस प्रकार से उनका नज़रिया बदल गया है, किस प्रकार से आज वह हमारे देश की ओर नजरें टिकाए हुए हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इस क्षेत्र का एक विशेष योगदान है। आज भारत के हर एक क्षेत्र में आईटी का उपयोग किया जाता है और आईटी का उपयोग के माध्यम से हमारा भारत देश विकसित हो रहा है। इस सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाओं या फिर आईटीएस से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं और विचारों को पेश किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आईटीएस आप जो सेक्टर पढ़ रहे हैं इसका पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आईटीएस का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। ई का मतलब होता है इनेबल्ड, एस का मतलब होता है सर्विसेज। तो आप लोगों ने देखा कि आईटीईएस का पूरा नाम क्या होता है। चलिए बच्चों, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर कैसा दिखता है, कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंप्यूटर में दिखने वाले भाग, सबसे पहला होता है मॉनिटर, जो हमारे सामने एक एलसीडी होती है, जो हमारे सामने एक डिस्प्ले होती है, उसको हम कहते हैं मॉनिटर। और इसके बाद दूसरा इसका पार्ट होता है सीपीयू। आप जो देखते हैं कि उसके सामने, उसके पास में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीपीयू। और उसके बाद हमारे पास एक होता है माउस, इसके बाद हमारे पास एक और होता है कीबोर्ड। साथ में हम यूपीएस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूपीएस का इस्तेमाल दरअसल पावर का बैकअप करने के लिए किया जाता है कि अचानक से यदि कभी लाइट आपकी ऑफ हो गई है तो कम से कम यूपीएस आपको 15 मिनट से आधे घंटे तक का बैकअप दे सकता है और उस समय पर आप अपने ज़रूरी काम को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और स्टोरेज डिवाइस होती है जो होती है पेन ड्राइव। साथ में हम एक प्रिंटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसका उपयोग हम किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग, जब हम किसी प्रिंटर के माध्यम से किसी आउटपुट को निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम एक स्कैनर का उपयोग भी कर सकते हैं। यह हमें किसी भी हार्ड कॉपी को डिजिटल रूप में बदलने के लिए काम करता है। इसके बाद एक और चीज़ होती है हमारे पास स्पीकर, जिसका उपयोग हम साउंड के लिए कर सकते हैं। एक और चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर और कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा एक फिटिंग बताई गई है जिसमें आपको बताया गया है कि यह एक मॉनिटर है जिसको हम सीपीयू के माध्यम से, केस के माध्यम से या फिर कैबिनेट के माध्यम से जोड़ देते हैं। इसके बाद एक हमारे पास माउस होता है जिसको हम कैबिनेट के माध्यम से जोड़ते हैं। इसके बाद एक हमारे पास कीबोर्ड होता है जिसको हम कैबिनेट के माध्यम से जोड़ते हैं। एक हमारे पास स्पीकर होता है जिसको भी हम कैबिनेट के माध्यम से ऐड करते हैं। इसके बाद अगर हम कैबिनेट की बात करें तो इस कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बच्चों आपको जो है अतिरिक्त चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ये सभी कैबिनेट के अंदर होती हैं, जैसे कि पावर सप्लाई। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक पावर सप्लाई होती है जिसको हम एसएमपीएस कहते हैं। यह एसएमपीएस होता है, यह हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ होता है और इसे पावर सप्लाई कंप्यूटर में दी जाती है। इसके बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक डीवीडी रोम होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी सीडी या डीवीडी को प्ले करने का काम करते हैं। इसके बाद एक मेन बोर्ड होता है बच्चों, इस मेन बोर्ड को हम मदरबोर्ड भी कहते हैं और इसी के माध्यम से हम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं या इसी के माध्यम से हमारा पूरा कंप्यूटर चलता है। और यदि यह बोर्ड नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर एक खाली डिब्बे के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद बात करें, यह एक सीपीयू होता है बच्चों। ये आप लोगों को छोटा सा यूनिट जो दिख रहा है, दरअसल इसी को हम सीपीयू कहते हैं। और यह सीपीयू का एक फैन होता है जिसका उपयोग सीपीयू को ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह एक रैम होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी केवल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आखिर कौन सी चीज़ कैसे दिखती है। बच्चों इसको रैम कहते हैं, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक वीजीए कार्ड होता है और जिसका पूरा नाम विजुअल ग्राफिक अडेप्टर होता है। यह एक साउंड कार्ड होता है जिसका उपयोग साउंड के लिए किया जाता है या आवाज़ के लिए किया जाता है। यह एक हार्ड ड्राइव होती है जिसका उपयोग डेटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। बच्चों इसमें हम बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है।
और यदि हम बात करें रैम की तो यह प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो यह बच्चों एक रीडर होता है जो कि सभी प्रकार की चीज़ों को रीड कर सकता है। तो देखा कि बच्चों आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें माउस की यह किस प्रकार की डिवाइस है, तो बच्चों यह एक इनपुट, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं। यदि हम कीबोर्ड की बात करें तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसका उपयोग भी हम कीबोर्ड में किसी भी प्रकार के डेटा को देने के लिए करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, एक कीबोर्ड, दूसरा माउस। इसके पहले हम लोगों ने एक स्कैनर भी पढ़ा था, वह भी एक इनपुट डिवाइस होती है। दरअसल बच्चों इनपुट डिवाइस वह होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का डेटा देते हैं या फिर एंटर कराते हैं। बात करें मॉनिटर की तो यह एक आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि इसमें हमें डेटा दिखता है और इसके माध्यम से हमें डेटा डिस्प्ले किया जाता है। यदि हम स्पीकर की बात करें तो इससे हमें आवाज़ आती है, तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। बच्चों यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जब आप एंटर करते हैं तो इसके अंदर प्रोसेस होती हैं, तो इसीलिए CPU को हम एक प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत मानते हैं। यदि हम बात करें हार्ड ड्राइव की तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम केवल इतना ही जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसा दिखता है, कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, केवल हम इतने के बारे में भी अभी जानेंगे। इसके बाद इसकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आप लोगों ने जो देखा, मैं यह चीज़ समझ सकता हूँ कि यह आप लोगों को कम समझ में आई होंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए यह चीज़ें नई हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, और जब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आप लोगों को यह चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और आप यहाँ पर आप लोगों के चित्र स्क्रीन पर जो यह चित्र बना हुआ है, इसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं इसको अपनी फेयर कॉपी में बनाएं और इन सभी का नामकरण करें जिस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो हर एक चित्र को आपको बनाना है और आप लोगों को उसको नाम देना है, ताकि आप लोगों को यह पहचान हो सके कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर या फिर अन्य चीज़ें क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं। और यदि आप चाहें तो इसके लिए आप गूगल का उपयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, माउस का चित्र निकाल सकते हैं, कीबोर्ड का चित्र निकाल सकते हैं, या आप लोगों की स्क्रीन पर जितनी भी डिवाइसेस दी गई हैं उन सभी डिवाइसेस के चित्रों को निकाल सकते हैं और अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि किस चित्र को या किस डिवाइस को हम क्या नाम से बोलते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल अगले वीडियो में हम एक बार फिर से देखेंगे कि ITS क्या होता है, और इसके बारे में हम कल के वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।